डॉक्टर साहब देखिए, आपने दोनों को ही सुना, और मैं इसमें एक चीज और देखी, अभी आपने देखा वो जो कॉकरोच कहा था, तो उसके बाद वो जन्म हो गया। अभी जो ये जोशी जी ने ये स्मरण कराया या उसको उल्लेखित किया कि वो क्या दिमागी नक्सल, तो वो भी एक पार्टी बन गई है। और ये देखिए, सब तरफ आप जो आप, ठीक है कि आपकी प्रवृत्ति है, आप इसी ढंग से दबाना कुचलना चाहते हैं, लेकिन जो मूड है और जो अभी जो जिससे लड़ना है आपको, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं लड़ना है, आप जनता से लड़ना है, और वो बच्चे हैं जो आपको बहुत पीछे छोड़ते चले आ रहे हैं। तो इसको अगर हम और जोड़ लें, यदि ये चुनावी संदर्भ भी मैंने जैसे कहा था, तो सबसे बड़ा राज्य तो यूपी है, अभी चल रहा है, आपके सामने बहुत संकट है, बाकी और भी है साथ है। तो इन सब संदर्भों को देखते हुए ये जो सारा कुछ है, क्या कहिएगा इसको आप? उत्कर्ष जी। देखिए, आज से कुछ साल पहले एक तस्वीर थी। राहुल गांधी ने कहा चौकीदार चोर है, और सारे भाजपाई आ गए कि मैं भी चौकीदार। वो दृश्य पलट गया है। आज आपने कहा कॉकरोच, मैंने कहा मैं कॉकरोच। आज आपने कहा दिमागी नक्सल, हमने कहा हम दिमागी नक्सल। ये जो शिफ्ट आया है, यही बता रहा है कि आपका तिलस्म टूट गया है, और आपका पूरा मैकेनिज्म जो था, वो रातों रात जो सारे भाजपा समर्थक चौकीदार हो गए थे, वो अब समझ नहीं पा रहे हैं कि अब ये वाला कैसे बदला जाए। और ये जो शिफ्ट है, इसी को नब्ज पहचानिए, पकड़िए, और ये देखें कि जो आपका खौफ था वो खत्म, जो आपका ग्रामर था वो आउटडेटेड, और जो आपके क्लेम्स थे वो रिजेक्टेड, और जो आपका काम करने का तरीका है वो भी रिजेक्टेड। देहरादून में आपने जिक्र किया राहुल गांधी के पुणे के मामले का। देहरादून में बहुत पॉपुलर पॉप सिंगर है, उसका शो करा दिया तो भी नहीं, प्रोग्राम खराब हुआ। प्रयागराज में कैंसिल कर दी परमिशन, और अगले दिन देनी पड़ी, और फिर वो भी सक्सेसफुल हो गया। अब पुणे में आपने लगा दिया 144 धारा, तो क्या इससे होने वाला है भाई? आप एक ही लाइन है ना कि कोटा से लेके और पूना तक आप चाहते नहीं हैं कि कोई संवाद हो, और संवाद हर जगह हो जा रहे हैं, और हर बार आप अपना एक नया फार्मूला लगा रहे हैं, और कोई फार्मूला अभी तक चला नहीं। आपने कानून का फार्मूला लगाया। अब कानून का फार्मूला लगाया, इस 144 में क्या होता है कि बिना अनुमति के नहीं जुटेंगे। तो बिना अनुमति के अगर लोग जुट रहे हैं तो अनुमति देना किसको है? प्रशासन को। प्रशासन तमाम आधार उसके पास होते हैं अनुमति ना देने के। हमने ये देखा है उत्तर प्रदेश के भीतर भी, छात्र आंदोलनों से लेकर अभी तक देखा कि सरकार ने जब से नियम बना दिया कि बिना किसी परमिशन के जुलूस नहीं निकलेगी, कोई सभा नहीं होगी, कुछ नहीं, तो स्टैंडिंग ऑर्डर है यहाँ। लेकिन उसके बाद भी जो है एक एप्लीकेशन दी जाती है और आखिरी टाइम तक उसकी परमिशन की चिट्ठी नहीं मिलती है, बावजूद उसे कार्यक्रम होते हैं। कार्यक्रम होने के बाद क्या होगा? अगर कार्यक्रम हो गया तो आयोजकों के ऊपर एफआईआर आप कराएंगे, यही तो करेंगे। कानून तो यही रास्ता बताता है। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की चीजों की परवाह है, जबकि उद्देश्य में कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि नहीं है, उद्देश्य में कोई ऐसी बात नहीं है जो ना की जानी चाहिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा या किसी भी सामाजिक संगठन के द्वारा? मैं पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दीजिए, मैं सामाजिक संगठन की बात कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात, क्या ये फार्मूला, क्या ये 144 आरएसएस की उन शाखाओं पर भी लागू होने जा रही है जहां सवेरे दंड प्रणाम किया जाता है? ठीक है। और कम से कम 10 से 15 लोग होते हैं। ये अनिल सर अभी अगले चरण में बता देंगे उसको कि मैं वही कह रहा हूं कि ये सारी बातें ऐसी हैं जी, जिसका कोई मतलब नहीं है।
मतलब सिर्फ एक लाइन का है कि हम नहीं चाहते हैं कि तुम कुछ करो। और सवाल यह है कि राहुल गांधी कुछ करें ये नहीं चाहते हैं या देश बोले ये नहीं चाहते हैं। और देश अगर बोलेगा और आप नहीं चाहेंगे तो माफ कीजिएगा, देश आपकी बात को नहीं मानेगा। आप तमाम कानून लगा लीजिए, लग गया ना जंतर मंतर पे, लग गया। 144 तो वहां भी लगी हुई थी, नहीं हुआ कुछ। तो जब प्रतिरोध की आवाजें बढ़ने लगती हैं तो हुकूमत के पास एक ही रास्ता होता है। देखिए लखनऊ में सर जो हुआ, लखनऊ में तो प्रशासन, शासन, सबने व्यवस्थाएं बनाई ना उन बिटियाओं की, बच्चियों की। आप नहीं उज्जैन देख सर, रहे ये थे। तो मैं कह रहा हूं कि लखनऊ नहीं, उत्तर प्रदेश में पिछले एक हफ्ते के भीतर 5 जगहों पे हो चुका। आजमगढ़ का एक छोटा गांव, छोटा कस्बा है अजमतगढ़, कल वहां पे हुआ। और आप नहीं रोक सकते क्योंकि एक रास्ता मिल गया है। और सवाल ये है कि आप बच्चों के ऊपर क्या करेंगे। एक बार आपने बर्बरता करने की कोशिश की जंतर मंतर पर, देश ने उसका कैसा जवाब दिया है आप भूल नहीं सकते। और वो तो फिर भी युवा थे, जेन जी जिसको कहते हैं, ये तो जेन अल्फा है, जी हाँ। 15 साल से नीचे के बच्चे हैं। जी और सबसे बड़ी बात है कि बच्चियां हैं। जी हाँ। नहीं, वो राहुल जो गांधी पुणे वाला भी प्रोग्राम विशुद्ध बच्चियों के लिए। अनिल सर जी, आपका थोड़ा लेफ्ट खिसक जाइए, लेफ्ट में अनिल हाँ, सर थोड़ा सा खिसक जाइएगा। अनिल सर वही मैं आप कह रहा हूं कि जी पुणे में जो डायलॉग होना है जी वो छात्राओं की समस्या पे होना है। तो अब कोई सरकार से ये क्यों ना पूछे कि छात्राओं की समस्या अगर आनी है और अगर सरकार नहीं सुन रही है और कोई आदमी कह रहा है कि मैं सुनूंगा, तो उसको क्यों नहीं सुनने देंगे हम। ठीक। और ये जब इस तरह के तार्किक प्रश्न आप करते हैं तो उसका जवाब देने के लिए असल में मोदी जी ने दिमागी नक्सल जो है ना, वो ऐसे नहीं कहा है। आप इस चीज को समझिए, उन्होंने अपने समर्थकों को एक अस्त्र दिया है जी हाँ। जी हाँ। कि लो अब इससे मारना है। इसके पहले अर्बन नक्सल से मार रहे थे, खांगरेसी से मार रहे थे, वामी कामी पता नहीं क्या क्या। मैं तो कहता हूं कि भाई तमाम अपने दिमाग में जो चीज आती है वो आप लगा देते हो हमारे ऊपर, ये भी लगा देना यार, क्या दिक्कत है। लेकिन सवाल ये कि तर्क तो अपनी जगह पे है। क्या ये नियम सबके लिए लागू है? क्या ये बात राष्ट्र विरोधी है वास्तव में? क्या ये बात सरकार से नहीं पूछी जानी चाहिए? और अगर ये कोई तर्क इसमें से आपको जवाब नहीं है तो आप पास एक ही जवाब है कि ये सब दिमागी नक्सल है ठीक ठीक और ये ठीक। चलने वाला है नहीं। डॉक्टर साहब मैं इसको सम अप ऐसे करना चाहूंगा। देखिए डॉक्टर साहब जो है अभी तो ये खासकर जो सत्तारूढ़ दल है, देश का जो चला रहे हैं मोदी जी, शाह साहब, उनके जो अलायंस है, कुआं खाई जैसे हालात हैं सर। और अभी जो अब मैंने शुरू में कहा था, चुनाव बहुत सारे अभी आने हैं, चाहे वो 27 हो 28 हो। तो ऐसे में कुछ ना कुछ गुंतारे चल रहे होंगे। जितने गहराई से गहरे में फंसे हुए ये लोग हैं, तो छटपटाहट है, निकलना है। तो क्या हम देख सकते हैं कैसे इसको, क्या क्या अब संभावनाएं हमें नजर आएंगी इन हालातों में, क्या देश के सामने आ सकता है, या समाप्त करना देखिए, जिस तरह से ये मामला फंसा हुआ है और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में हुकूमत का इकबाल गिरा है, ऐसे में बीजेपी किसी राज्य में अपने आप को लूज नहीं होने देना चाहेगी। क्योंकि एक बार चुनाव के नतीजे उसके साथ पक्ष में आ गए तो ये पूरा जो कवायद है उसको वाइप आउट कर देगी। और इसलिए ही ढेर सारे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, बीजेपी के साथ एक चीज समझिए, उसके इतने मैकेनिज्म हैं जिसको लेकर के आप ये नहीं कह, कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम है कि जो करना है वो 3-4 लोगों 5 लोगों को करना है। लेकिन बीजेपी के पास क्या है कि उनका इलेक्शन मशीनरी अलग काम करती रहती है, राउंड द ईयर 24/7। जी उनका आईटी सेल बिल्कुल अलग काम करता रहा और एक से एक नगीने चुन के जो लाए गए हैं, अगर उनके बैकग्राउंड को देखिए तो ये तो समझ में आ जाता है कि आने वाले दिनों में भाषा का स्तर और आक्रमण का स्तर कितना निम्न हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर हो सकता है कुछ दिन बाद हम अमित मालवीय को भूल जाएं कि यार ये तो फिर भी ठीक आदमी था, वो ज्यादा ठीक था, वो ज्यादा ठीक था, वो मैं यही कह ज्यादा रहा ठीक आदमी था। हूँ। तो जी वो एक अलग है। बाकी हिंदू मुसलमान शुरू ही है, वो लगातार चलता रहेगा क्योंकि हमारे मुखिया का ही, उत्तर प्रदेश के मुखिया मैंने का मैंने वही सवाल मंत्र है। सवाल इसलिए भी किया, मैंने सवाल इसलिए भी किया डॉक्टर साहब, 7 में 5 हैं अभी बीजेपी के पास, नहीं, पंजाब और 7 में 5 हैं। और जो खतरे वाली जो स्थितियां हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में तो बहुत हैं। बहुत
और पंजाब में अगर शिरोमणि अकाली दल, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि उनके साथ साझेदारी होगी, तो फिर देखिए क्या होता है। आम आदमी पार्टी को तो तोड़ने वाला फार्मूला वो लग के खत्म हो गया। तो ऐसे में वो हमेशा ये चाहेंगे कि ये चुनाव के नतीजे ऐसे आए कि फिर वो कहे कि देखिए सब कर लेने के बाद भी जनता हमारे साथ है। और इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका मैं देख रहा हूं, वो 18 से 28 वाले वोटर क्लास को देख रहा हूं। अभी हम देख रहे थे कि अभी जोशी जी ने बहुत अच्छा रेफरेंस दिया कि दिल्ली पुलिस को जो सवाल हुए हैं, मैं कल देख रहा था दिल्ली पुलिस के कितने अफसरों के ट्रांसफर कर दिए गए हैं। कल दिल्ली पुलिस के बहुत सारे अफसरों का, जो एसीपीज और ये सब थे, बड़ी सूची थी कल रात में। तो दिक्कत तो है। अब सवाल ये है कि जब बिखरने लगती ये चीजें, तो आप समेटना जब चाहते हो, उसको संभालना चाहते, कितना संभाल पाते हैं। लेकिन सब चीजों के बावजूद हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक इलेक्शन मशीनरी है जो अभी निशाने पर तो है। बस चीफ जस्टिस को हमने देखा वो कैसे अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए, वो वापस पाने के लिए क्या क्या नहीं बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी ज्ञानेश कुमार के को निगाह में रखिए। वो कहने को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे और एक स्वायत्त संस्थान के मुखिया हैं, लेकिन उनको मान लीजिए कि वो एक टूल है। और तो उस तरीके से इसको देखे रहना सबके लिए जरूरी है।